Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of October 2025. 25 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। लाइक जरूर किया करें क्योंकि आप लोग को नहीं पता उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बट लाइक करना और कमेंट करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। जो भी आप करना चाहें, 100-150 लाइक का टारगेट है, अगर आप पूरा करवाएं तो अच्छा रहेगा। जो लोग भी देख रहे हैं इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, एज अ सिविलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप इसको पूरी करें। स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को, उससे पहले कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऑफ द डे जो प्रैक्टिस के लिए अपन देखते हैं देख लेते हैं। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो ये इनमें से कौन सी जगह है जहां पे रिपीटेड फॉल इन सी लेवल के कारण एक प्रेजेंट डे मार्शलैंड बना है? ऑप्शंस आपके सामने है, भितरकनिका मैनग्रूव, दूसरा है मरक्कनम सॉल्ट पैंस, थर्ड है नौपदा स्वैम्प एंड फोर्थ है रन ऑफ कच्छ। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ज्योग्राफी को। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द डी, रन ऑफ कच्छ। वहां पे रिपीटेड फॉल जो था सी लेवल का, उस कारण से वो मार्शलैंड बना है रन ऑफ कच्छ का। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था, टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। दूसरा कह रहा है, द इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट नियरली 2/3 ऑफ इंसुलेशन। थर्ड कह रहा है, इंफ्रारेड वेव्स कैन लार्जली बी अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। एंड डी कह रहा है, इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर इंसुलेशन। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, अगर आप लोग दोबारा स्टेटमेंट्स पढ़ें आप समझेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर। पहला दूसरा तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, सी डी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। फिर आपको डी वाले के लिए गाक्सू वीमार का जो कोड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसुलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरे वेव्स का, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि नहीं उसका पार्ट नहीं है, उससे अलग है विजिबल वेव से, तो डी अलग गलत हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, आसान सवाल है, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down। वही मतलब longitudinal और ट्रांसवर्स का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आसान सवाल है, अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा। नहीं पता तो ये स्टेटमेंट एज इट इज गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग आई होप करेंगे। कोट ऑफ द डे पे आते हैं, जो कल कोट्स मैंने पूछे थे आप लोगों से तो आप लोगों ने लिखे भी थे। तो कल एक भाग्यश्री कुलश्रेष्ठ का कोट था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। अरिस्टोटल का बहुत प्यारा कोट है ये, कि एक्सीलेंस जो होता है वो ओवर टाइम होता है। इट इज नॉट मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी दिन उठेंगे और आप एक्सीलेंट बन जाएंगे। इट्स अ रिपीटेड प्रोसेस, व्हाट वी रिपीटेडली डू वी बिकम एक्सीलेंट इन दैट। चाहे अच्छे काम करें चाहे बुरे काम करें। तो वेरी वेरी गुड कोट बाय भाग्यश्री कुलश्रेष्ठ। एंड सेकेंड था लिपाखी का एल्बिया कामू, no matter how hard the world pushes against me, within me there is something stronger, something better that is pushing right back। तो एल्बिया कामू का कोट है, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा कोट है ये, है ना। इसको अगर आप डीपली समझे, थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पे है, क्योंकि कामू खुद अपने आप में एक बहुत ही मतलब एब्सर्डिस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी के थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा जो कोट था वो है हेमंत मोहंती के द्वारा, ही हु हैज अ वाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। ये नीड्जे का कोट है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो विक्टर ई फ्रैंकल की किताब आप पढ़ेंगे, मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो उसमें विक्टर ई फ्रैंकल ने भी कोट किया है नीड्जे को। नीड्जे तो आप जानते हैं कि मतलब फिलोसॉफी के वर्ड में, डिस्टोपिया के वर्ड में कितना बड़ा नाम है। तो ये तीन कोट्स थे जो मुझे लगा कि बेस्ट थे। मैं अपने पर्सनली चॉइस से चुनता हूँ इनको, है ना। तो आप लोग भी एक बार अगर अपना कोट देना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा। डेली के आप लोग को 3 से 4 नई चीजें मिलेंगी, तो ये अच्छी चीज है ना। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। न्यूज एनालिसिस में आज फ्रंट पेज से हम कोई न्यूज नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखें, पहली है 19 पैसेंजर बर्न टू डेथ
स्लीपर बस कोच इन आंध्र प्रदेश, ये हमको नहीं जानना है। एनडीए टू कंटेस्ट बिहार पोल्स अंडर नीतीश कुमार, ये भी नहीं जानना है। विमेन डॉक्टर फाउंड डेथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट्स, है ना, ये सारी चीजें अपने को नहीं देखनी है। अपने को सेकंड पेज पे आना है एक स्कीम के बारे में, पीएम श्री के बारे में, कि वहां पे अभी सिंस केरला ने रिसेंटली ज्वाइन किया है पीएम श्री, तो क्या है पीएम श्री और क्या क्या इसके अंदर फंडे हैं, पॉइंट है, एक एक करके मैं बताता हूँ। पीएम श्री स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी 2022 में, याद रखिएगा। पीएम श्री कब लॉन्च हुई थी? 2022 में लॉन्च की गई थी। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दो तरीके की देखो स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक होती है सेंट्रल सेक्टर। तो सेंट्रल सेक्टर अगर होती तो उसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देता है? 60 देता है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 40% स्टेट्स देते हैं, और जो हिल स्टेट्स हैं, इस तरीके के स्टेट्स हैं, उनमें 90-10 का प्रोविजन रहता है, ठीक है ना। 90-10, 90% सेंट्रल देती है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। पीएम श्री एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका एम बेसिकली है कि जो 14,500 के करीब एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करना, मॉडल इंस्टीट्यूशंस बनाना, ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 2020 उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है ना। ये 2022-23 से 2026-27 तक चलेगी, आफ्टर विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस लाइज विद द यूटीज एंड स्टेट्स। तो 2027 तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी पूरा, लेकिन 2027 के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंटेनेंस की रहेगी वो किसकी रहेगी? वो स्टेट्स की रहेगी। की फीचर्स अगर हम देखें पीएम श्री स्कूल्स के, तो रहेगा कि दे विल बी मॉडर्न स्कूल, वेल इक्विप्ड स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स विल बी देयर, इंटीग्रेटेड साइंस लैब्स, है ना, अटल टिंकरिंग लैब्स। They will focus on competency-based learning, real-life applications of knowledge, promoting green initiatives जैसे कि water conservation, solar energy, recycling, ठीक है ना। इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग होगी, लर्नर सेंटर्ड प्रोग्राम्स होंगे। तो आप अगर देखें तो ओवरऑल स्कूल्स का जो बिल्कुल मॉडर्न वर्जन है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी टेक्नोलॉजी रखने पे ध्यान नहीं देना, बल्कि उनको इंक्वायरी कराना, उनको इंक्विजिटिव बनाना, है ना, उनको अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू इनोवेटिव बनाने की कोशिश करना, ये सारी चीजें कोशिश की जाएंगी पीएम श्री स्कीम्स के अंतर्गत, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। सेकंड न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर विल लीड अ परेड ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी होने वाली है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है ना। तो दैट विल बी ऑन 31st ऑफ अक्टूबर। आप सबको पता है 31st ऑफ अक्टूबर इज कमेमोरेटेड एज द 150th बर्थ एनिवर्सरी दिस ईयर। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सबको पता है यूनिटी के बहुत बड़े प्रतीक हैं, इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर केवड़िया गुजरात में अगर आप देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है ना। एंड थीम भी जो रहती है इनकी वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की थीम रहे है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एकता दिवस जो है, एकता दिवस मनाया जाता है इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें तो पता है आपको, थोड़ा सा मैं सरदार पटेल के रोल के ऊपर बता दूं कि कौन कौन से स्पेशल प्लेसेस थे जहां उन्होंने काम किया। तो जब प्रिंसली स्टेट 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे इंडिया आजादी के बाद, तो उनको एक करना बहुत ही बड़ा मैमथ टास्क था जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया। हैदराबाद में निजाम ऑफ हैदराबाद जो था वो कंटेम्पलेट कर रहा था कि किसको ज्वाइन करूं, इंडिया को कि पाकिस्तान को। तो वहां पे पटेल ने फिर कंटिजेंट भेजा। इसके बाद निजाम जब नहीं आ रहा था तो फिर उसके स्टेट एक्शन भी लिया गया, आर्मी को भेजा, ऑपरेशन पोलो, है ना, ऑपरेशन पोलो अगर आपको याद हो तो दैट वाज बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एज वेल। और उसके बाद फिर उन्होंने कंट्रोल किया हैदराबाद को। सेकंड था जोधपुर, प्रिंस ऑफ जोधपुर जो था वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, फिर वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको कन्विंस किया, जोधपुर को अपने अंदर लाए। जूनागढ़ में भी यही था कि नवाब ऑफ जूनागढ़ तो एक्सेप्ट कर चुका था पाकिस्तान का ऑफर, लेकिन इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही फिर वो भाग गया, कराची भाग गया जो वहां का नवाब था। एंड फिर जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कराने के लिए एग्री किए, तो प्लेबिसाइट हुआ जहाँ पे 91% पॉपुलेशन ने वोट किया कि उसको इंडिया में रहना है ना, प्लेबिसाइट हुआ। फिर देन कश्मीर का आपको केस पता है कि महाराजा ऑफ कश्मीर हरी सिंह जो थे, ही वॉज रिलेक्टेंट टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, वो दोनों में ही ज्वाइन करने से कर रहे थे। उसके बाद फिर एक आर्म्ड जो पाकिस्तान के वो थे रेबल्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराजा हरी सिंह की मदद की और वहां से फिर कश्मीर को इंक्लूड करवाया इंडिया में, ठीक है ना। इसी के अलावा मणिपुर वाज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1948।
तो वहां पे जो महाराजा बोधचंद्र थे, ही वॉज प्रेशर्ड इनटू ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है ना। तो मणिपुर में भी महाराजा बोधचंद्र के साथ भी इन्होंने वो करवाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल है, ये इंपॉर्टेंट था बताना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो जो प्लेसेस थे जो जो अलग से शाइन किए हैं, उन प्लेसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। ज्ञान भारतम मिशन, अब तीसरे मिशन के बारे में आते हैं, ज्ञान भारतम मिशन। तो सबसे पहली बात तो कौन सी मिनिस्ट्री का है ज्ञान भारतम मिशन? तो ज्ञान भारतम मिशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो 20 इंस्टीट्यूट्स के साथ विच आर अक्रॉस द कंट्री, उनके साथ एक एमओयू साइन किया जा रहा है। अभी 20 के साथ किया जा रहा है और 30 के साथ और किया जाएगा, ठीक है ना, कुछ ही दिनों में। तो कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये क्या करेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए ही। ये जो प्रोग्राम है ज्ञान भारतम, इट इज फॉर कीपिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन अ गुड प्लेस, है ना। अब इसमें जैसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जुड़ रहे हैं, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर, हिंदी साहित्यिक सम्मेलन प्रयागराज एंड गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी चेन्नई, तो ये सब जुड़ रहे हैं। तो ज्ञान भारतम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फॉर आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग, डिजिटाइजिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। लिख लीजिएगा इसको, ज्ञान भारतम मिशन किस लिए है? इट इज फॉर आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग, डिजिटाइजिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट थे, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट पता है ना आप लोग को, जब पेपर पेन नहीं था तो भी हम क्या करते थे, पत्तों में लिखते थे या स्क्रोल्स में लिखते थे, जो भी करते थे, है ना, उससे वुड से, लकड़ी से, या ये सारी चीजें थे मोरपंख से, तो वो सारी चीजें मैन्यूस्क्रिप्ट ही होती हैं। एंड उनको कंजर्व करना, डॉक्यूमेंट करना, डिजिटाइज करना, मतलब उसको डिजिटल संस्करण बनाना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत आती हैं। नीचे देखो, द मिशंस मैंडेट बेसिकली इज टू प्रिजर्व एंड एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म नोन एज द नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी टू शेयर इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो यहाँ बेसिकली ज्ञान भारतम के अंतर्गत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, एंड ये शेयर करेगा इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज को वर्ल्ड वाइड। इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज विल बी शेयर्ड वर्ल्ड वाइड, है ना। एंड द इंस्टीट्यूशन सेट टू, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ज्वाइन कर रहे हैं इस एमओयू को, उनको दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा, एक क्लस्टर सेंटर, एक इंडिपेंडेंट सेंटर, ठीक है ना। क्लस्टर सेंटर और इंडिपेंडेंट सेंटर में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्या क्लस्टर है, क्या इंडिपेंडेंट सेंटर है, कैसे पैसा मिलेगा। पैसा ऑब्वियस बात है सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के साथ देगा, पहले 70% देगा, उसके बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब मिलेगा इंस्टीट्यूशन से तो बाकी के 30% और दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, ज्ञान भारतम मिशन जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटाइजेशन के ऊपर है। दूसरा हमने देखा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था इन इंडियाज यूनिफिकेशन, है ना, किस तरीके से आयरन मैन ने काम किया, वो सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा हमने पीएम श्री योजना के बारे में जाना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए पीएम श्री का इम्प्लीमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, और केरला ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। अब हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला एडिटोरियल है रिस्पेक्ट द हेल्थ राइट्स ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन। अब इस एडिटोरियल पे अगर हम आते हैं तो इसमें सबसे पहले तो जो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के कारण मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की जाने गई, कंटामिनेटेड कफ सिरप था, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो अब ऑथर ने यहां से स्टार्ट किया आर्टिकल को कि सबसे पहले कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर हम देखें सही तरीके से तो सीडीएससीओ जो है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो देखता है मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स इन दवाइयों का, है ना, किसी भी दवाई का। इसके अलावा स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं जो कि स्मॉल एंड मीडियम ड्रग मेकर्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह इन बॉडीज को यह देखना चाहिए था कि सिस्टेमिक मतलब एरर थी कहाँ पे, है ना। इसके अलावा कहाँ पे रिफॉर्म करने की आवश्यकता, क्या चीज था जो आप मिस कर गए जो कि आपको करने की आवश्यकता है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, व्हाट दे शुड हैव डन इज दे शुड हैव लुक्ड फॉर द सिस्टेमिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने कहा कि जो चिल्ड्रन है लेस देन 18 ईयर्स, दे मेक नियरली 39% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। वो भारत की 39% की पॉपुलेशन बनाते हैं,
एंड इंडिया हैज नियरली 13 चिल्ड्रन स्पेसिफिक पॉलिसीज। 13 ऐसी पॉलिसीज हैं जो केवल बच्चों को केटर करती हैं। लेकिन बावजूद जो फार्मा विजिलेंस है और पीडियाट्रिक ड्रग्स है वो अभी भी बिल्कुल वहां पे अभी भी लॉज और ये सब बहुत बहुत वीक है। वी कंसीडर द चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रंस के रिलेटेड जो फार्मा विजिलेंस है या पीडियाट्रिक ड्रग्स है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स जो होते हैं मेडिसिन के ट्रायल वो एडल्ट के लिए होते हैं, है ना, दे आर नॉट फॉर द चिल्ड्रन, दे मोस्टली फॉर द एडल्ट्स। अब आप बच्चों को स्मॉल एडल्ट्स थोड़ी कंसीडर कर सकते हो कि एडल्ट्स में आपने डोज बना लिया तो आप बच्चों को उसका आधा डोज देने लगे या उसका 1/3 डोज देने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा और उसकी एकदम डोज की स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको देखनी पड़ेगी। कई बार आपने देखा बच्चे अगर इतनी पी रहे हैं तो एडल्ट उसकी डबल पी लेते हैं, या एडल्ट डबल पी रहा है तो बच्चों को आधा दे दिया। तो ये इस तरीके से काम नहीं करता है। जो ट्रायल्स भी आप कंडक्ट कर रहे हैं यू हैव टू सेपरेटली कंडक्ट देम फॉर द स्पेसिफिक डोजेज ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के डोज आपको अलग से निकालने पड़ेंगे। ग्लोबल अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें तो ईयू में पीडियाट्रिक यूज मार्केटिंग ऑथराइजेशन प्यूमा करके एक रूल है। यूएसए में बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स फॉर चिल्ड्रन एक्ट ऑलरेडी आया हुआ है। तो अगर आप देखें तो चिल्ड्रन फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी ईयू और यूएस जैसी कंट्रीज काम करती हैं। ऐसा कंसेप्ट इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो एसेंशियल मेडिसिन है वो दे शुड बी अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी एंड यूनिवर्सली अवेलेबल है। क्या क्या होना चाहिए एसेंशियल मेडिसिन के फीचर? अफोर्डेबल होने चाहिए, हाई क्वालिटी के होने चाहिए और यूनिवर्सली अवेलेबल होने चाहिए, है ना। WHO ने भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन बना रखी है लेकिन उसको अपडेट नहीं किया जाता है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन बना तो रखी है WHO ने बट इट इज ऑफन निग्लेक्टेड इन अपडेट्स, ठीक है ना। एंड इंडिया में भी ये ड्रग्स केवल लाइफ सेविंग ड्रग्स तक ही वो है लेकिन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर इनएक्सेसिबल। मतलब अभी भी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को ये दवाइयां नहीं मिल पाती जो लाइफ सेविंग एसेंशियल मेडिसिन है। तो यहाँ पे भी हमको देखने की जरूरत है, ठीक है। अवेयरनेस की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है कि आप इस तरीके से ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है चिल्ड्रन की फॉर स्पेशली उनको आप स्ट्रिक्टर रेगुलेशन में रखें जो ओवर द काउंटर मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। एंड जो ग्लोबल वार्निंग साइंस है WHO ने अगर कहा है कोई चीज गैम्बिया उज्बेकिस्तान के एग्जाम्पल से तो उसको आप ऑब्वियस बात है इंडिया में भी तुरंत अपनाइए, ठीक है ना। और इंडिया को कहा जाता है कि इट इज फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, देयरफॉर इट इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर एक्सपोर्टेड मेडिसिन आर सेफ, है ना। तो चूंकि हमको फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ कहा जाता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम इंश्योर करें कि जो मेडिसिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सेफ है, ठीक है ना। एंड वी नीड पॉलिसीज फॉर इंडिया, स्पेसिफिक पॉलिसीज वो भी हमको बनानी चाहिए, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एडल्ट मेडिसिन और चिल्ड्रन मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडियन क्लिनिकल एंड जेनेटिक डेटा हो। ये सारी चीजों पे ऑथर ने लिखा है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है 39F जहाँ पे बच्चों के ऊपर है, बच्चों की हेल्थ के ऊपर लिखा है। तो ऑथर ने कहा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो मैंडेट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39F का, तो वो भी हमको पूरा करने की आवश्यकता है। सेकेंड आर्टिकल है द मिराज ऑफ पोर्टलेट डेवलपमेंट इन ग्रेट निकोबार। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये ग्रेट निकोबार में गलाथिया बे प्रोजेक्ट जो है प्रपोज किया गया है जो सेंटर के द्वारा, गलाथिया बे। एंड ये ग्रेट निकोबार आइलैंड बे है और इसको कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेम चेंजर होने वाला है ये। तो ऑथर ने कहा कि एक मिथ है, दिस इज अ मिथ, ठीक है ना। पहली चीज अगर हम क्यों ऐसा ऑथर ने कहा है, ऑथर ने कहा देखो जो रीजन दिया जा रहा है गवर्नमेंट का वो ये दिया जा रहा है कि हम इंडिया के इंडिपेंडेंस इन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट जैसे कि कोलंबो, सिंगापुर, इन पे हमारी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी अगर हम गलाथिया पे डेवलप कर लेते हैं तो। इसके अलावा उनका कहना है कि जो पोर्ट कैपेसिटी है वो हम डेवलप करेंगे। इसके अलावा वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी, फीडर लाइंस, कार्गो बेस, कैरियर लॉयल्टी, ये सारी चीजें हम बनाएंगे, ठीक है ना। अब ऑथर ने ये कहा कि देखो बहुत सारी चीजें जो हमको सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो गलाथिया बे या ग्रेट निकोबार जो है वहां पे ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है ना, किस तरीके की ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है। तो ऑथर ने कहा कि देखो भाई वहां पे गलाथिया बे लैक्स अ हिंटरलैंड, वहां पे कोई हिंटरलैंड नहीं है, मतलब कोई नियर बाय सिटी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इस तरीके की कोई चीज नहीं है, ठीक है। एंड ऑल कार्गो वुड नीड टू बी शिफ्ट इन एंड आउट विच विल इंक्रीज कॉस्ट, है ना। जितने भी शिपमेंट है, फिर चूंकि कोई हिंटरलैंड नहीं है तो पूरा उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा द पोर्ट इज 1200 किलोमीटर फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया विच विल मेक फीडर ऑपरेशन कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट। द पोर्ट है वो 1200 किलोमीटर है इंडिया के मेनलैंड से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से फीडर ऑपरेशन काफी इनएफिशिएंट हो जाएंगे,
ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि जो अपन ने ध्यान नहीं दिया है वो है इकोलॉजिकल फ्रंट, है ना। इकोलॉजिकल फ्रंट भी अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है कि किस तरीके से न केवल इकोनॉमिकली ये फीजिबल नहीं है बल्कि इकोलॉजिकली भी ये फीजिबल नहीं है। हालांकि स्टडी आपने अप्रूवल जरूर ले लिए हैं, बट अगर आप इकोलॉजिस्ट से और ग्रीन एनवायरमेंटलिस्ट से बात करें तो दैट विल नॉट बी द थिंग। तो ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल इकोलॉजी लेकिन रीजन नहीं है। यहाँ पे पहली चीज, आपकी जो प्रायोरिटीज सेट की हैं आपने वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। आपने जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचाने की सोची है वो उल्टा ज्यादा लगेगी, क्योंकि वहां पे कोई हिंटरलैंड नहीं है, तो इकोनॉमिकली भी आपके लिए फीजिबल नहीं है, ऐसा ऑथर ने कहा है। तो इट्स अ मिराज, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज नहीं दिखी मुझे आज। वैसे मुझे यहाँ पे भी कोई खास न्यूज नहीं है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख लें। जापान की नई पहली महिला प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची, एंड इनके लिए जो टर्म यूज होता है मैंने पहले बताया, चाइना हॉक टर्म यूज होता है। चाइना हॉक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव पॉलिसीज रखने वाला व्यक्ति, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव पॉलिसीज रखता है उसको हम बोलेंगे चाइना हॉक, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रंस फिक्शन टू गेट इट्स फर्स्ट बुकर प्राइज डेब्यू इन 2027। अब जो बुकर प्राइज फाउंडेशन है उसने अनाउंस किया है कि वो चिल्ड्रन बुकर प्राइज भी स्टार्ट करेगा और 2027 में पहला चिल्ड्रन बुकर प्राइज दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड अभी तक ये चिल्ड्रंस के लिए नहीं दिया जाता था, दिया जाएगा 2027 में पहला। ओरिजिनल जो बुकर प्राइज है वो 1969 में फाउंडेशन हुई थी। एंड यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, जैसे सलमान रश्दी हैं, मार्गरेट एटवुड है, इयान मैकवान, अरुंधति रॉय, हिलरी मैंटल, इनको ये दिया जा चुका है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज स्टैब्लिश हुआ था 2005 में, उसके बाद, है ना। जो ओरिजिनल बुकर प्राइज था 1969 से, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 में, ठीक है ना, डेवलप हुआ था। एंड since 2016 it has gone to a single work of translated fiction with prize money split between author and translator, ठीक है। तो 2016 से फिर इसको अब ट्रांसलेटेड वर्क्स के लिए दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर। बाकी चिल्ड्रन बुकर स्टार्ट होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।